हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग सो वेल और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, ये सब मैं कंसिडर कर रही हूँ। तो हमारा जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। आज जो है हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जो काफ़ी लंबा चला है, काफ़ी लंबी सीरीज़ हमारी हो चुकी है। तो आज जो है हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी। प्लेलिस्ट पे सारी वीडियोस अपलोडेड है, आप कहीं से भी वो वीडियोस को देख सकते हो। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम कहीं पे भी पूछ सकते हो। तो बेटा आज की जो वीडियो होगी कंटिन्यूएशन वीडियो है। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो है आपका न्यूक्लियस। आज का टॉपिक क्या होगा बेटा? तो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है आपकी टेक्स्ट बुक का सेकेंड लास्ट टॉपिक होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस, तो आप सबने ये टर्म पहले भी सुना होगा कि न्यूक्लियस क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो वी ऑल नो कि न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? तो सेल के अंदर प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? सेल के अंदर। तो जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो जब हमने सेल स्टार्ट किया था तभी हमने देखा था कि न्यूक्लियस जो है ये एक टाइप का सेल ऑर्गेनल होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? तो न्यूक्लियस जो है बेटा एक टाइप का सेल ऑर्गेनल होता है। और इसको फर्स्ट किसने डिस्क्राइब किया था ये भी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इन द ईयर 1831 न्यूक्लियस को डिस्कवर किया उन्होंने। और इसके अलावा उन्होंने क्या बोला? तो उन्होंने सिर्फ इतनी चीज़ें बताई कि जब भी मैं एक माइक्रोस्कोप में देखता हूँ तो मुझे जो है एक कुछ सेंटर में एक स्ट्रक्चर दिखता है, उस सेंटर के स्ट्रक्चर को मैं नाम दे रहा हूँ न्यूक्लियस। बस उतना ही बताया उन्होंने, लेकिन उतना तो हमारे लिए सफिशेंट है ही नहीं। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया? हमने और डिस्कवरी की। और डिस्कवरी करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो न्यूक्लियस था बेटा, ये रॉबर्ट ब्राउन के ज़माने का जो न्यूक्लियस था, ये था न्यूक्लियस ब्लैक एंड वाइट। कौन सा न्यूक्लियस था ये? ब्लैक एंड वाइट न्यूक्लियस था। तो रॉबर्ट ब्राउन थोड़े पुराने ज़माने के थे, तो उनका न्यूक्लियस कैसा था बेटा? तो ब्लैक एंड वाइट न्यूक्लियस था। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ? तो इसके बाद में जो है, इसके बाद में हमने क्या किया? न्यूक्लियस के ऊपर कुछ बेसिक डाइज यूज़ की। हमने क्या किया? कुछ बेसिक डाई यूज़ किया। अब हमें पता है कि डाई यूज़ करने का मतलब क्या होने वाला है? कलर होने वाला है या कुछ स्टेन्स होंगे। डाई यूज़ करने का मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटर रीजन है उसमें कुछ स्टेनिंग्स हुई। स्टेनिंग से हमें पता चला कि ये जो सेंटर रीजन है, जहाँ जहाँ पे स्टेनिंग हो रही है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? तो वहाँ पे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसका नाम दे दिया हमने क्रोमैटिन। क्या नाम दिया हमने इसका? क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन जो है ये डिस्कवर हुआ था। इसको डिस्कवर किसने किया बेटा? तो इसको डिस्कवर किया फ्लेमिंग अंकल ने। तो फ्लेमिंग अंकल ने क्या किया? फ्लेमिंग अंकल जो है इनको डाई बहुत पसंद थी, तो इन्होंने जो है डाई यूज़ कर ली। डाई यूज़ करते ही उन्हें पता चल गया कि ये न्यूक्लियस तो ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ये न्यूक्लियस एम्प्टी भी नहीं है। इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। उसके बाद में उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के कुछ पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियस के पार्ट्स कौन कौन से होंगे? तो न्यूक्लियस का सबसे पहला पार्ट होता है इंटरफेस न्यूक्लियस। सबसे पहला पार्ट क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस विल कंटेन इंटरफेस न्यूक्लियस। नाउ इंटरफेस न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? ये वो न्यूक्लियस होगा जब तक वो डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब डिविजन के पहले वाला न्यूक्लियस। हमें पता है कि सेल विल अंडरगो सेल डिवीजन। तो जब सेल डिवाइड होगा तो वो टाइम पे वो न्यूक्लियस को भी डिवाइड करता है। तो जब तक न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेस न्यूक्लियस। दैट विल हैव इंटरफेस न्यूक्लियस। ये जो इंटरफेस न्यूक्लियस होता है ना, इनके पास में क्रोमैटिन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। इनके पास में क्या होता है? क्रोमैटिन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनके पास में क्या होता है? तो इसके अलावा, क्रोमैटिन के अलावा इनके पास में न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है एंड न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होगा। तो क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियोलाई। तो ये किस में प्रेजेंट होगा? तो दिस विल प्रेजेंट इन इंटरफेस न्यूक्लियस। इंटरफेस न्यूक्लियस मतलब वो फेज होगा जो सेल डिविजन के पहले होगा। सेल डिवीजन के पहले क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि अगर सेल डिवाइड होगा तो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। तो सेल डिवीजन के पहले का जो फेस होता है वो होता है आपका इंटरफेस न्यूक्लियस। अब जब भी हम माइक्रोस्कोपिक व्यू की बात करते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक व्यू, अब मुझे अगर न्यूक्लियस को विजुअलाइज करना है तो देयर विल बी
सर्टन माइक्रोस्कोप विच इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करती हूँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें क्या पता चला कि न्यूक्लियर एनवलप होता है न्यूक्लियस के पास में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें क्या पता चला कि ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है बेटा, तो इसके ऊपर प्रेजेंट होगा न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप के पास में ना दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स होती हैं। न्यूक्लियर एनवलप के पास में क्या प्रेजेंट होगा, तो न्यूक्लियर एनवलप के पास में दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स होती हैं जो एक दूसरे से कैसी होंगी, पैरेलली अरेंज होंगी। तो ये जो दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स होती हैं ना, ये दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के साथ में जो है अटैच होती हैं बाय द स्पेस बिटवीन नोन एज पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये दो पैरेलल मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस होती है बेटा, ये जो स्पेस होगी इसे हम क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। द स्पेस इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या करती है, तो ये जो है ये साइटोप्लाज्म जो अंदर प्रेजेंट है उस साइटोप्लाज्म के अंदर चीज़ों को जाने नहीं देगी। तो इट विल एक्ट एज अ बैरियर, इट विल एक्ट एज बैरियर। तो ये जो है एक बैरियर की तरह काम करती है जहाँ पे ये जो भी मटेरियल है उसे वो साइटोप्लाज्म के अंदर जाने नहीं देने वाली है। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होगी, तो इनर वाली जो है वो पेरीन्यूक्लियर होती है और जो आउटर वाली होती है वो हमेशा ईआर के साथ में अटैच होगी। आउटर कहाँ पे होगी, ईआर के साथ में अटैच होगी। और इसी में क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम। इसी में क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, तो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद में क्या बोला गया है, इसके बाद में हमारे पास में न्यूक्लियर एनवलप में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दो मेम्ब्रेन्स का बनता है। और न्यूक्लियर एनवलप जो है ये क्या करवाता है, ये मूवमेंट ऑफ आरएनए में भी हेल्प करेगा एज वेल एज प्रोटीन। तो हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अच्छा, कैन यू टेल मी सम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल। अब ये तो आपके लिए होमवर्क होगा, आप मुझे क्या बताने वाले हो, तो कैन यू टेल मी, आप मुझे क्या बताओगे, कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास में क्या प्रेजेंट होगा, मोर देन वन सेल, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होगा। मतलब एक सेल के अंदर हमें पता है सिंगल सेल में सिंगल न्यूक्लियस होता है, वी नो दिस। लेकिन आपको मुझे क्या बताना है, आपको मुझे ऐसे ऑर्गन बताने हैं जिनके एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद में हमने न्यूक्लियस देख लिया, न्यूक्लियस में अब क्या प्रेजेंट होगा, तो न्यूक्लियस में कुछ मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है। हमें पता है कि न्यूक्लियस में कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लूइडिटी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे हमारे पास में साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही होगा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में ही सब चीज़ें प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियोप्लाज्म में ही मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म ही मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें करवाता है। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है आपको, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा और आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास में क्या है बेटा, तो आगे है हमारा नेक्स्ट पार्ट विच इज़ टाइप ऑफ क्रोमोसोम। आगे क्या है हमारे पास में, टाइप ऑफ क्रोमोसोम। अब टाइप ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे हमारे पास में टाइप ऑफ क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूँ तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखो बेटा कैसे होता है। तो हमें पता है कि एक सेंट्रोमियर होता है, इस सेंट्रोमियर के सराउंडिंग में आपकी कुछ ऐसी तरीके की स्ट्रक्चर्स होती है, करेक्ट। ये होता है आपका एक क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या है, तो दिस इज क्रोमोसोम। ये क्या होगा बेटा, तो दिस इज क्रोमोसोम। और ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम या सेंट्रोमियर। इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। तो ये जो सेंट्रोमियर होते हैं ना, इसकी भी पोजीशंस अलग अलग होती हैं। अलग अलग का मतलब क्या होगा कि सेंट्रोमियर जो है वो अलग अलग पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। अलग अलग पोजीशन पे मतलब कभी सेंट्रोमियर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेंटर में प्रेजेंट होगा, कभी वो एक्सिस पे प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इनकी अलग अलग पोजीशन प्रेजेंट होती है। डिफरेंट शेप्स है, डिफरेंट डिविजन्स होगा। तो सेंट्रोसोम की अगर हम बात करें तो सेंट्रोमियर जो है ये क्या होते हैं, तो सेंट्रोमियर के टाइप्स की बात करेंगे तो देयर विल बी मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक
एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। तो बेस्ड ऑन द पोजीशन हमारे पास में कितने होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होता है, मेटा मीन्स मिडल, मेटा का मतलब क्या होगा, मिडल। मेटासेंट्रिक मतलब क्या है, यहाँ पे क्रोमोसोम बीच में ही रहेगा और सेंट्रोमियर बीच में ही रहेगा और क्रोमोसोम उसके सराउंडिंग में रहेंगे। सब मेटासेंट्रिक की बात करेंगे तो सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है बेटा, तो यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम होता है ना, ये मिडल में नहीं होता है। यहाँ पे क्रोमोसोम क्या होता है, मिडल में नहीं होता है। अगर एक्रोसेंट्रिक की बात करेंगे तो एक्रोसेंट्रिक जो है ये क्या करता है, तो ये एकदम ही लॉन्ग आर्म जो है, एक आर्म इसका एकदम ही छोटा होता है और एकदम ही दूसरा आर्म बड़ा होता है। टीलोसेंट्रिक की बात करेंगे तो टीलोसेंट्रिक क्या होता है, तो टीलोसेंट्रिक में जो है ये एकदम टिप पे प्रेजेंट होगा। टीलोसेंट्रिक में कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एकदम टिप पे प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर आपके जो है आर्म्स के स्ट्रक्चर होते हैं। अब जो ये ऊपर वाली आर्म होती है बेटा, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट आर्म, और नीचे वाली जो आर्म होती है वो होती है आपकी लॉन्ग आर्म। शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी होगी। Sometimes a few chromosomes have non-streaming secondary constriction that give appearance of a small fragment called as satellite. तो कभी कभी क्या होता है, ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है ये नहीं होने की वजह से ये अपीयरेंस कैसा होता है, इनका सैटेलाइट लाइक अपीयरेंस होता है। कैसा अपीयरेंस होगा, सैटेलाइट लाइक अपीयरेंस होगा। इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, विच इज़ अगेन इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगी मैं उसको, दैट इज़ माइक्रो बॉडीज़। उसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रो बॉडीज़। क्या होती है माइक्रो बॉडीज़, तो माइक्रो बॉडीज़ क्या होती हैं, तो दिस आर माइन्यूट वेसिकल्स। माइक्रो बॉडीज़ क्या होंगी, तो माइक्रो बॉडीज़ आर दी माइन्यूट वेसिकल्स, जिनके पास में क्या प्रेजेंट है बेटा, तो जिनके पास में होते हैं आपके एंजाइम्स। और ये माइक्रोबॉडीज दोनों ही में प्रेजेंट होगी, इट कैन बी प्रेजेंट इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल। तो दोनों में आपको माइक्रोबॉडीज सीखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। हमारा जो सेल चैप्टर है, काफ़ी लंबा चैप्टर था जो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो चुका है। मैं आपको इसकी NCERT भी दिखा देती हूँ। आई शो यू द NCERT ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। So this is the nucleus, as you can see over here, यहाँ पे आपको न्यूक्लियोप्लाज्म दिख रहा है, दिस पोर्शन इज न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियर पोर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, तो एज वी कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे हमने देखा कि पहले ये डिस्कवर हुआ बाय रॉबर्ट ब्राउन, उसके बाद में क्रोमैटिन डिस्कवर किया था फ्लेमिंग ने, और उसके बाद में ये जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई के बाद में अगर हम बोलें तो ये माइक्रोस्कोपिक व्यू में हमें पैरेलल मेम्ब्रेन्स दिखती हैं जो सराउंडिंग होती है बाय पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये जो मेम्ब्रेन होंगी ये कितनी होती है, 10 to 15 नैनोमीटर की होंगी। फिर इसके बाद में दे कैन फॉर्म द बैरियर एंड देन यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे ये जो है न्यूक्लियर एनवलप जो होता है ये छोटे छोटे पोर का बनता है, विच इज़ द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, कैन यू रिकलेक्ट द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल। न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, इनके पास में न्यूक्लियोलस एज वेल एज क्रोमैटिन दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी। लार्जर और न्यूमरस न्यूक्लियोलाई जो है ये प्रेजेंट होते हैं और जो कैरी करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, इनमें RNA का सिंथेसिस भी होगा। देन हमने देखा क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो क्रोमैटिन के पास में बेटा क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब मैंने ये चीज़ आपको वहाँ पे नहीं बताई। क्रोमैटिन के पास में होता है DNA, प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड एज अ हिस्टोन। हिस्टोन क्या होते हैं बेटा, तो हिस्टोन जो है ये आपके प्रोटीन है। हिस्टोन क्या है, तो हिस्टोन आर दी प्रोटीन्स। तो हिस्टोन जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो हिस्टोन आपका H2A, H2B, H3 और H4। हिस्टोन का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से होता है, H2A, H2B, H3 एंड H4 लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो सिंगल ह्यूमन सेल के पास में अप्रॉक्सीमेटली कितना लॉन्ग DNA होता है, तो 2 मीटर लॉन्ग DNA सिंगल ह्यूमन सेल के पास में प्रेजेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स 46 क्रोमोसोम। हमारे पास में कितने क्रोमोसोम है बेटा, 46 क्रोमोसोम है, उसी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हर एक क्रोमोसोम जो होता है इसके पास में क्या प्रेजेंट होगा, सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है द साइड ऑफ द डिस्क्रिप्ट स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज अ काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर्स की अलग अलग पोजीशन होती है, जैसे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ओवर हियर। ये जो पोर्शन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। तो एज यू कैन सी, तो ये दिख रहा है आपका सेंट्रोमियर, देन सेंट्रोमियर शिफ्ट हो गया, देन सेंट्रोमियर और शिफ्ट हो गया। फिर आ जाते हैं आपके माइक्रोबॉडीज़ की तरफ। तो मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स आर कॉल्ड एज अ माइक्रोबॉडीज विच कंटेन एंजाइम विच आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल।
तो यहीं पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। समरी आपको दी हुई है, आप समरी पढ़ सकते हो। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो चैनल अगर पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दो। और अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो। फाइन, टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।